हेलो दोस्तों। भारत सरकार ने कुछ समय पहले हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान, प्राचीन समय की जो हमारा जितना भी ज्ञान है, उन सभी ज्ञान को जो कि पांडुलिपियों में सुरक्षित था, पांडुलिपियों में लिखा गया था, सारी चीजें थी। तो भारत सरकार ने एक नया प्रयास किया है कि इन पांडुलिपियों को हम डिजिटल रूप में संरक्षित करें। और इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया जिसे हम कहते हैं ज्ञान भारतम। और ये काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे नेशनल जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको लेकर के भी एक बड़े अच्छी पहल है। हालांकि ये पहल काफी पहले हो चुकी है, लेकिन अभी हाल ही में करंट में इसमें काफी सारे मुद्दे चर्चा में रहे हैं, जिसकी वजह से हमको इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करने का मौका मिला। और इसको हमें डिस्कस करना चाहिए और हर व्यक्ति को इसको जानना भी चाहिए। तो चलिए, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। ठीक है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्राचीन समय से लेकर के किसी भी काल तक हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा ऋषि मुनि वे और बहुत सारे ज्ञानी पुरुष समय रहे। उन्होंने अलग अलग धार्मिक गैर धार्मिक विषयों पर, विज्ञान में, गणित में, आयुर्वेद में, तमाम सारी चीजों में उन्होंने नई नई उपलब्धियां हासिल की, नई नई रिसर्च की, नए ज्ञान को अर्जित किया। और आगे आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए उन्होंने उस समय के हिसाब से उन्होंने पांडुलिपियों में सुरक्षित रखने की कोशिश की। जो कि पांडुलिपियां यानी कि ताम्रपत्र हो सकते हैं, ताड़पत्र हो सकते हैं, भोजपत्र हो सकते हैं, या कोई भी चीज हो सकती है, कागज के रूप में भी लिखे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी रूप में। और वो हमारे लिए एक सांस्कृतिक स्मृति यानी कल्चरल मेमोरी के तौर पर हमारे पास मौजूद थी। लेकिन अब आप समझ सकते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, तांबा हो या कागज हो, कोई भी हो, एक समय के बाद उसके नष्ट होने का डर रहता है, और वो हुआ भी है। समय, जलवायु और वैज्ञानिक संरक्षण के अभाव में यह हमारी अनमोल धरोहर धीरे धीरे नष्ट होने लगी। बहुत सारी चीजें नष्ट भी हो गई, इनके चोरी होने का, बाढ़ आकर के बाढ़ में खो जाने का, आग लग जाने का, तमाम तरह की चीजें से ये नष्ट होने लगी। इससे हमारा ज्ञान, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हम भूलने लगे, या कह सकते हैं हमारी कमजोर होने लगी। जबकि दुनिया भर में ऐसी चीजें बहुत तेजी से बढ़ी हैं, सब देशों ने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया है। तो इसी दृष्टिकोण से भारत के संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम पहल का शुभारंभ किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह पहल पहली बार पहल की गई है। इससे पहले भी पांडुलिपि संरक्षण संस्थान हमारे यहां ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन इसके लिए उन्होंने डिजिटलाइजेशन को लेकर के एक प्रयास जरूर किया है ज्ञान भारतम के नाम से। यानी कि इन विशाल पांडुलिपियों की विरासत को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने का मौका दिया है। अब कहोगे सार्वजनिक पहुंच क्यों? क्योंकि देखिए, इन सारी पांडुलिपियों को हर आदमी नहीं देख पाता, हर आदमी पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो इसके माध्यम से अब हर आदमी तक उसकी पहुंच हो सकती है, पढ़ सकता है, अपने ज्ञान को अर्जित कर सकता है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है। और वैसे भी डिजिटलाइजेशन का एरा है, तो हमें हर चीज को डिजिटलाइज करके सुरक्षित रखने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, हम चर्चा करेंगे। अब बात आते हैं मूल तथ्यों पर कि वर्तमान में इसकी चर्चा क्यों। अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार अब तक समझ लीजिए पिछले कुछ महीनों के अंदर ही इस प्रोग्राम के तहत 7.5 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा चुका है। 7.5 लाख से ज्यादा। और इसको जो नोडल एजेंसी है इसकी, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत इसको किया गया। इनमें से 7.5 लाख में से इनमें से लगभग 1.23 लाख 1.29 लाख ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। और इसका संरक्षण करने वाला जो मंत्रालय है, इसको पहल करने वाला जो मंत्रालय है, दैट इज द कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय। तो ये इस समय हाल फिलहाल में चर्चा में आया था इस मिशन के तहत, ज्ञान भारतम के तहत। और इस पर मैं और आगे डिटेल में चर्चा करूं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय का मेरा बैच 16 फरवरी से लॉन्च हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू डिस्कशन और हैंड रिटन नोट्स और क्रक्स के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, और टारगेट अगर आपका है कि आपके ऑप्शनल में 300 प्लस नंबर आए, तो हिस्ट्री ऑप्शनल से बेटर सब्जेक्ट आपके लिए कोई हो नहीं सकता। और मेरे साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही सरल और सहज रूप में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत शानदार तरीके से।
और इजीली 300 प्लस नंबर आपके आ सकते हैं मेरे पैटर्न के अनुसार चलेंगे तो इस बैच को आप जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट को सुरक्षित कीजिए। और ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री वैकल्पिक विषय हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास मात्र 500 अंक के लिए नहीं है, जिसमें से हम 300 अंक लाने हैं, नहीं। जीएस के में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, लगभग 500 अंक का वहां पर है। टोटल मिलाकर के 1000 अंकों की अवधारणा है। जीएस का फर्स्ट पेपर, जीएस का सेकंड पेपर, जीएस का फोर्थ पेपर और निबंध, इन चारों को मिलाकर के देखा जाए तो 500 नंबर के आसपास हिस्ट्री वहां पर इन्फ्लुएंस करती है पूरी की पूरी। इसलिए आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते। और जिस तरह के जीएस में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके लिए आपको हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, दूसरों से बेटर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, एक बार पढ़िए बार बार उसी को पढ़ते जाइए, नए कंसेप्ट खुलते चले जाएंगे। और फैक्ट इसमें पढ़ना नहीं है, सरल तरीके से कहानी के तौर पर इसको पढ़ना है, बस। बहुत सिंपल है, आराम से नंबर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बात वापस आते हैं ज्ञान भारतम के रूप में। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, देखिए प्राचीन समय में ताड़पत्र है, भोजपत्र है, हस्तनिर्मित कागज है, या कपड़ा है, या ताम्रपत्र है। ऐसे तमाम तरह के पत्रों पर विभिन्न भाषाओं में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु इत्यादि, इन सभी में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ज्ञान को संरक्षित रखा, जो हमारे धार्मिक, गैर धार्मिक, सांस्कृतिक कैसे भी हैं। और ऐसे चर्चा हमको मिलती है, सुनने को पता चलता है कि लगभग ऐसी 1 करोड़ से अधिक हमारे यहां पांडुलिपियां हैं, जो दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है दुनिया में किसी भी देश से। तो इसका मतलब हमारे समय में बहुत ज्यादा है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा ज्ञान का संरक्षण किया था, विद्वानों ने, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है कि उन सभी 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित करना, जिससे कि भौतिक रूप इसका नष्ट हो भी जाए तो उसको बचा लिया जाए। नंबर 2, वैज्ञानिक अभिलेख, मेटा डेटा कैटलॉगिंग के थ्रू ग्रंथों को ढूंढना आसान हो जाए, कि क्रम से उसको सजाया जाए, जिससे कि हम इजीली उसको हम ढूंढ सके कहां पर है कहां नहीं है। तीसरी, आम आदमी के लिए ज्ञान को शोधकर्ताओं और आम आदमी के लिए सुलभ बनाना, जिन तक हम आज तक पहुंचे ही नहीं, हम जानते ही नहीं। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, युवाओं को अपनी जड़ों और प्राचीन विज्ञान से जोड़ना, कि हमारे प्राचीन ज्ञान से लोगों को फिर से कनेक्ट किया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि इसी तरह का एक कंसेप्ट किसने स्टार्ट किया था? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य था भारतीय इतिहास की पुनर्खोज करना। अब एक तरीके से ये उसी का एक हिस्से के तौर पर कह सकते हो कि हम फिर से उसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देश, ध्यान दीजिएगा, देश वही अमर है, वही महान है, जिसके लोगों को अपनी संस्कृति का भान है। वही देश महान जिसके लोगों को संस्कृति का है भान। और यह बहुत जरूरी है उस संदर्भ में। तो डिजिटल क्यों है? देखिए, किसी प्रकार की दीमक है, चींटी है, कोई भी चीज हो जाए, नमी है, आग है, इनसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया जा सकता है। लोग, अब ज्ञान जो है केवल मठों, मंदिरों और निजी संग्रहालयों तक ही सीमित नहीं है, आम आदमी तक ये पहुंच सकता है। और दूसरा, शोध में सहायक, इससे इतिहास, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और अन्य विषयों में इसका बहुत बड़ा योगदान हमको मिल सकता है, रिसर्च करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, ध्यान रखना। और इसीलिए ज्ञान भारतम पोर्टल इसकी बनाया गया है, ज्ञान भारतम पोर्टल, जहां से आप सर्च करके आप देख सकते हैं। यानी कि ज्ञान भारतम पोर्टल में साइड में उच्च गुणवत्ता वाली इसकी डिजिटल इमेज मिलेंगी, जहां से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, साइट से आप उनको सर्च कर सकते हैं, ये रही सर्च ऑप्शन है। तीसरा, स्मार्ट खोज, विषय, भाषा और लिपि के आधार पर इनको फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी भाषा में, किस काल की है, किस विषय की है। लिपि के आधार पर किसी भी रूप में इसको फिल्टर कर सकते हैं। और इसको डिजिटल नॉलेज अभिन्न अंग के तौर पर इसको कर सकते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर आराम से किसी भी लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिएगा, ये फायदा है। अब ज्ञान भारतम का सबसे बड़ा, इसका सरकार से, शासन से क्या जुड़ाव है? तो देखिए, सरकार इसको डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इसको लॉन्च कर रही है। यानी ज्ञान को एक डिजिटल टूल, डिजिटल गुड, डिजिटल वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके।
डिजिटल इंडिया मिशन जैसा भारत सरकार ने लॉन्च किया था। दूसरा, इसका उपयोग हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय शोध से जोड़ सकते हैं और उसका प्रसार कर सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। और तीसरा, सांस्कृतिक संघवाद, इसमें राज्य और स्थानीय संस्थानों की सक्रिय भागीदारी होगी कि सभी राज्य इसमें भागीदारी कर सकते हैं, स्थानीय संस्थान भी इसमें भागीदारी कर सकते हैं, सबको भागीदारी करने का मौका मिलेगा। दैट इज द 3-वे मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और कल्चरल फेडरलिज्म को, तीनों को यह प्रमोट करता है, तीनों से इंटरलिंक है, जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसका अंतरराष्ट्रीय डायमेंशन यानी कि इंटरनेशनल डायमेंशन क्या है? इंटरनेशनल डायमेंशन के थ्रू हम देखें तो ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर के ज्ञान की बात वो करता है। जैसे यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड बनाया, उसी तरीके का हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें ज्ञान भारत का नॉलेज, भारत का ज्ञान एक जगह पर मिल जाएगा। दूसरा, ब्रिटिश लाइब्रेरी जो वेटिकन आर्काइव्स की तर्ज पर वहां पर मौजूद है, तो हम भी उसी तरीके से उसको वेटिकन सिटी की ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरह ही और वेटिकन आर्काइव्स की तरह हम भी अपने ज्ञान को संरक्षित करना चाहते हैं, लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी। और तीसरा, ज्ञान भारतम, भारत को वैश्विक ज्ञान मंच के रूप में स्थापित करना चाहता है कि भाई दुनिया भर के लोगों को रिसर्च करनी है, पढ़ना है, तो केवल भारत के लोग ही नहीं, दुनिया भर के लोग इसका यूज कर सकते हो, बता सकते हो, देख सकते हैं कि हमारे यहां क्या था और क्या नहीं था। अब कंपैरिजन करके देख लीजिएगा, तो उन लोगों के लिए ज्ञान मंच के रूप में मौका मिलेगा। अब बात आती है इसकी अब तक की क्या क्या उपलब्धियां। तो देखिए, मैंने अब तक आपको बताया था कि लगभग 7.5 से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटली कन्वर्ट किया जा चुका है, जिनमें से 1.29 लाख ऑनलाइन अवेलेबल है। इनमें देश भर के मठ, पुस्तकालय, निजी संग्रहों को एक सूत्र में पिरोया जा चुका है। कई लुप्तप्राय ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया गया है और IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम पर शोध कार्यों में नई रुचि जागी है, लोग अब इसमें रुचि लेने लगे हैं। ये अब तक की इसकी अचीवमेंट्स है। ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, इतना आसान नहीं है। चैलेंज, ओके, 7 लाख डिजिटाइज हुई, लेकिन अभी भी बहुत अंतर बाकी है। पहला, टेक्नोलॉजी, प्राचीन लिपियों ब्राह्मी, शारदा के लिए OCR की सीमाएं, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो समस्या है उनको समझा कैसे जाए। और सोचिए कि 7.5 लाख डिजिटल हुई है, लेकिन मिली कितनी है, पोर्टल पर कितनी है? मात्र 1.2 लाख। तीसरी है भाषाई जटिलता, सॉफ्टवेयर द्वारा हस्तलिखित प्राचीन पाठ को डिकोड करना बहुत कठिन है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। पुराने समय के जो भाषाविद होते थे, लिपिविद होते थे, वो अपने तरीके से अपने ज्ञान के माध्यम से उसको पाठ कर लिया करते थे। जैसे विलियम जोन्स और आपके कई सारे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में, अभिलेखों में उन भाषाओं को पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप जैसे लोग हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, उनकी भाषा को पढ़ा। लेकिन यह काम सॉफ्टवेयर कर ले, यह आसान नहीं है, इसलिए बहुत अंतर है। दूसरा, संसाधन और अधिकार, बहुत सारे जो निजी संग्रह करता है, पांडुलिपियों के निजी संग्रहकर्ता जिनके पास अपनी है, उनको लगता है कि अगर इसको दे देंगे तो उनका अधिकार खत्म हो जाएगा, उनका स्वामित्व खोने का डर है, इसलिए वो देना नहीं चाहते। बोले कि ये हमारी संपत्ति, हम अपने पास रखें क्योंकि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, वो शेयर करना नहीं चाहते। ये भी एक समस्या है। और दूसरा, मानव संसाधन की कमी, प्राचीन लिपियों को पढ़ने वाले प्रशिक्षित पुरालेख विशेषज्ञों और अभिलेखागार विशेषज्ञों का भारी अभाव है, क्योंकि इस तरफ कोई रिसर्च में कोई जाना नहीं चाहता। बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनका बड़ा कमी है। इसलिए हम जल्दी से उनको डिजिटलाइज भी नहीं कर पा रहे और ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, उनका सही अर्थ भी नहीं समझ पा रहे। These are the challenges in front of knowledge, ज्ञान भारतम। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इससे हमें सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने का मौका मिल रहा है। पश्चिम केंद्रित ज्ञान विमर्श को एक चुनौती मिलेगी कि हमारा अपना खुद का ज्ञान भी है। भारत की सॉफ्ट पावर की एक डिप्लोमेसी के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं, दुनिया भर को हम दिखा सकते हैं। जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं उनको हम प्रभावित कर सकते हैं, उनके साथ ज्ञान साझा कर सकते हैं। चाइना हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, मलेशिया हुआ, जापान हुआ, अरब देश हुए, जो कोई भी है, जिनको जहां जहां से जो कुछ भी उनको चाहिए वो यहां से देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है
डिजिटल फाइलें बहुत सारी बेकार पड़ी हैं, उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है। हम और आप में से कितने सारे लोग हैं। पर्याप्त प्रचार और विपणन की कमी है, मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, कि भाई इन लोगों को कौन पढ़ने वाला है। आप में से कितने लोगों को पता था कि हमारे पास पांडुलिपियां हैं जिनको हम पढ़ करके हम देख सकते हैं? बहुत कम लोग। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कुल मिलाकर के। लेकिन इसके आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर हम एआई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करें तो ओसीआर टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं। आईआईटी और अन्य संस्थानों के साथ ट्रांसलेशन और एनोटेशन प्रोजेक्ट्स को और बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे इसको और अच्छे तरीके से सुधार किया जा सके। दूसरा, जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। भागीदारी, नागरिक पहल के माध्यम से उनको पहचाना जाए और उनको जोड़ा जाए। और यूनेस्को टैगिंग, इनको कोशिश की जाए कि इनको यूनेस्को मान्यता दे ज्यादा से ज्यादा, तब ये और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कुल मिलाकर के। तो ये हमें आगे के लिए मौका है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके माध्यम से क्या चुनौतियां हैं, क्या आगे की रास्ता है, क्या समस्या है, क्या समाधान है और क्या फायदे हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। सो आप लोग सभी इस तरह से चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और हर चीज को मैंने सिस्टमेटिकली आपको डिफाइन कर दिया है। बस करते जाइए अच्छे तरीके से। और किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो मुझे मनोज कुमार हिस्ट्री टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि ज्ञान भारतम केवल संरक्षण नहीं है, बल्कि भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण की आधारशिला है। यह पहल भारत को विश्व गुरु के बौद्धिक आधार को सुदृढ़ करने में सक्षम बना सकती है। ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू।